लास्ट टाइम आईपी वगैरह हमने पढ़ लिया था, आईपी की क्लासेस पढ़ ली थी, मोस्टली आपने पढ़ लिया था, कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया था, और उससे नेटवर्क क्राइटेरिया भी पढ़ लिया था, और टोपोलॉजीज भी आपने पढ़ ली थी। उसके बाद मेन चीज एक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये आपकी मिसिंग होगी थी, उसमें नहीं थी लास्ट लेक्चर में ना। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेटवर्क working in the world. First of them is like local area network, wide area network and metropolitan area network. ये तीन किस्म के नेटवर्क हैं। बेसिकली ये आपस में मिलके कंप्लीट इंटरनेट फॉर्म करते हैं, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क पहला है जो है, जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस विद इन लिमिट्स एरिया लाइक अ रेजिडेंस, एन ऑफिस, अ बिल्डिंग और अ कैंपस ऑन अ स्मॉल स्केल। LANs आर यूज्ड टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर टू द प्रिंटर। मैंने आपको एक एग्जांपल कोड की थी कि फॉर एग्जांपल आपके रूम में आप दो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, उनको अगर आप आपस में कनेक्ट कर लें थ्रू इंटरनेट केबल, वो जो नेटवर्क आपका पर्सनल नेटवर्क बनेगा वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एक लिमिटेड एरिया में जो बेसिकली आप आपस में डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसके ऊपर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। इंटरनेट के लिए आपको इंटरनेट के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि आप समटाइम जो बड़े ऑफिस हैं वो ये करते हैं कि एक पूरा ऑफिस के अंदर 8 से 10 एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, तो आपस में डाटा शेयरिंग के लिए वो आपस में बेसिकली एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। या प्रिंटर शेयरिंग के लिए एक नेटवर्क के ऊपर एक प्रिंटर लगा देते हैं, और उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके साथ वो प्रिंटर शेयर कर देते हैं। तो आप किसी भी अगर कंप्यूटर से प्रिंट कमांड देंगे तो वो प्रिंटर प्रिंट निकलेगा वहां पे, ठीक है। तो रिसोर्सेज शेयर करने के लिए बेसिकली लोकल एरिया और स्मॉल नेटवर्क बनाए। मे भी कोई आप में से ऑर्गेनाइजेशंस में किसी में काम कर भी रहा हो, तो वहाँ पे इस तरह की चीजें आपको देखने मिलेंगी। ये इसके क्या नाम है, ये जो इमेज लगा हुआ है इसमें भी एक वर्क स्टेशन है, उसके साथ फाइल सर्वर और प्रिंटर आपस में दो कनेक्टेड है। अब इसमें दो मेन कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ आपस में फिर आगे रिसोर्सेज कनेक्टेड किए। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन भी कहते हैं। द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विद द साइज ग्रेटर देन अ लैन बट स्मॉलर देन वैन। वाइड एरिया नेटवर्क जिससे नेक्स्ट टाइप है, it normally comprises the network interconnection within a city that also offer a connection to the internet. ये बेसिकली एक सिटी के अंदर कोई एक नेटवर्क बना है, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से अगर इस्लामाबाद किसी का विजिट हुआ हो, तो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, हर इंटरव्यूज के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। वो बेसिकली कैमरों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, जो एक सेंट्रलाइज पॉइंट के ऊपर एक्सेसिबल है, ठीक है। और वो इस टाइप का जो नेटवर्क होता है, जो एक पूरी सिटी को कवर कर रहा होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क, बट उसके अंदर इंटरनेट की भी एक्सेसिबिलिटी डाली जाती है, ठीक है। तो इस प्राइवेट टाइप नेटवर्क को बेसिकली हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क that covers large geographical area comprising a region or a country or continent or even the whole world. The WAN includes the technology to transmit data, images, audio, and video information over the long distances and among the different lands and mans. Example of the WAN is internet. जो wide area network होता है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ ऑल नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट है दुनिया का, ठीक है। जो इंटरनेट है वो वैन एरिया नेटवर्क के ऊपर होता है। ये फॉर एग्जांपल कोई एक आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं कि ये क्या नाम है, अमेरिका में होस्ट हुई है, ठीक है। अमेरिका में वो एक्चुअल वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, बट आप पाकिस्तान में बैठे यूज कर रहे होते हैं। इसकी अमेजोन बेस्ट एग्जांपल है। अमेजोन आप में से काफी ने यूज किया होगा। वो मे बी उसके अंदर जो होस्ट हुआ हुआ है वो अमेरिका में है, बट एक्सेसिबल आपको भी है। कैसे आपको वैन वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपको वो वेबसाइट एक्सेस है, ठीक है। और उसके थ्रू आप इमेजेस रिसीव कर सकते हैं, वीडियोस, टेक्स्ट, जो भी है, जितनी भी ट्रांसमिशन इंटरनेट के ऊपर होती है वो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क के। इंटरनेट, जैसे मैं आपको बताया था, इंटरनेट समथिंग कॉल्ड द नेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम फैसिलिटेटिंग द वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू द डाटा रिसोर्सेज थ्रू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, academic and government networks. It is governed by the agencies like the Internet Assigned Number Authority that establish universal protocol. ठीक है, जो सबके लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं, ये वो बेसिकली इनको मैनेज करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये सारे मैंने आपको बताया था कि, और क्या नाम है, डिपार्टमेंट्स के अंदर छोटे छोटे हर एक के अपने नेटवर्क बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह नेटवर्क के अगर वो अपने जो रिसोर्सेज है वो दुनिया के साथ शेयर कर दें, तो बेसिकली वो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद इस वक्त दुनिया के जितने भी ये वेबसाइट्स हैं, या जितने भी इदारे हैं ना, चाहे वो सरकारी है, गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने अपने जो वेबसाइट वगैरह जैसे एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो चीजें एक्सेसिबल बनाई होती है पूरी दुनिया को, ठीक है। तो ये जितने भी छोटे बड़े जितने भी नेटवर्क्स हैं, ये सारे मिलके बेसिकली दुनिया के एक इंटरनेट बना रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल कनेक्टिविटी में लेके आ रहे हैं। और दुनिया के ये तमाम जितने भी नेटवर्क्स हैं ना, ये आपस में
केबल के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू किसी न किसी तरह आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। उसका मैं आप आगे डिटेल इसकी बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एक आपका पॉइंट है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ये नेटवर्क का एक बैकबोन है कह सकते हैं। नेटवर्क एक्सेस स्टैंड फॉर द नेटवर्क सॉरी एनएपीएक्स स्टैंड फॉर द नेटवर्क एक्सेस पॉइंट इज अ पॉइंट व्हिच सेक्शन ऑफ द इंटरनेट हाई स्पीड बैकबोन आर कनेक्टेड। बेसिकली ये एक ऐसी जंक्शन पॉइंट है जिसके ऊपर दुनिया के जितने भी बाकी मुल्कों की केबल्स है ना, वो आपस में आके कनेक्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक पाकिस्तान जैसे ये ब्लू है, ये पाकिस्तान की केबल आ रही है, ठीक है। आगे ये ग्रीन है, ये आप सऊदीया से केबल ले रही हैं, फॉर एग्जांपल ये चाइना से आ रही है, ठीक है। तो बीच में केबल के मल्टीपल केबल्स भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट बना हुआ है जो चाइना के नेटवर्क को पाकिस्तान के अंदर जितना भी इंटरनेट है उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये बीच में जो एक जंक्शन पॉइंट है ना, इसको नेटवर्क एक्सेस पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी आर कनेक्टेड अ नेटवर्क एक्सेस पॉइंट सो दैट दे कैन एक्सचेंज पैकेट्स, ठीक है। जो हमारी आईएसपी है ना पाकिस्तान की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली ये है क्या नाम है, सॉरी पीटीए वाले, ठीक है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। बेसिकली इन्होंने एक केबल बिछाई हुई है जो यहाँ से जाती है, जो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट जहाँ पे दुनिया की बाकी केबल्स आपस में कनेक्टेड है, तो पीटीए की भी केबल बेसिकली वहां पे जाके कनेक्टेड है, ठीक है। पीटीए क्या कर रहा है, बाकी दुनिया की वो इंटरनेट की जो स्पीड है ना, उस केबल के थ्रू अपने आईएसपी के अंदर डाउनलोड, मतलब अपने आईएसपी एक उन्होंने बनाया हुआ नेटवर्क मैनेजमेंट एक पॉइंट बनाया हुआ, ठीक। उस आईएसपी के थ्रू वो आगे फिर वो छोटी छोटी लाइंस में डिफरेंट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। उसी में से एक केबल फॉर एग्जांपल उन्होंने पीटीसीएल को दी हुई है, उसी में से एक केबल उन्होंने टेलीनार को दी होगी, उसी में से एक यूफोन को दी होगी। और जितने भी पाकिस्तान में आगे प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं जो नेटवर्क यूज इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, बेसिकली उन्होंने जो खरीदा हुआ है वो पीटीए से खरीदा हुआ है, ठीक है। और पीटीए ने ये जो चीज खरीदी हुई है वो बेसिकली ये जो है क्या नाम है, आपको मैंने पीछे एक एजेंसी बताई थी, उनसे ये चीज परचेज की है, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली ये एक सेटअप बनाया हुआ है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट बनाया हुआ है, जिसके थ्रू वो दुनिया के तमाम नेटवर्क्स को मैनेज भी कर रहे हैं और आपस में कनेक्टिविटी भी की हुई है, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने हर जितने भी ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट जिन्होंने बनाया हुआ ना, जिस कंपनी ने, आपको ये पीछे बताया भी था, ये IAN है, ठीक है, ये कंपनी है। बेसिकली ये हर कंट्री को चार्ज करती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क एक्सेस पॉइंट की सर्विस प्रोवाइड की हुई है, इसलिए हर मुल्क को ये चार्ज करती है कि आपको इतनी बैंडविड्थ दे रहे हैं और इसके बदले आपने इतने पैसे हमें पे करने हैं, ठीक। तो बाकी भी दुनिया के साथ ऐसे ही वो लोग मैनेज, क्योंकि ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, इसके ऊपर इतनी हाई स्पीड एक तो केबल्स लगी हुई हैं और उसके अलावा बीच में जो कनेक्टिविटी जॉइंट, वो बेसिकली जो स्विच होते हैं ना, वो भी इतने हाई स्पीड होते हैं कि उन्होंने टीबीज ऑफ डाटा ट्रांसफर करना होता है। अब पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके घर में टोटल एक 8 MB का कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। आपकी बैंडविड्थ 8 MB है। अब सिर्फ अगर आपके घर में 8 MB है तो आप अंदाजा लगाएं कि आपके एरिया में टोटल कितना नेट यूज हो रहा होगा, और फिर आपके एरिया फिर पाकिस्तान टोटल उस सिटी में कितना यूज हो रहा होगा, उसके अलावा फिर पूरे पाकिस्तान में कितना इंटरनेट यूज हो रहा होगा, कि उसकी जो वॉल्यूम है ना वो टीबीज में है, टेराबाइट में है, ठीक है, मे बी पेटाबाइट उससे भी नेक्स्ट लेवल में हो। तो उस चीज को, उस वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए, ठीक है। एक तो ज्यादा तादाद में ऑप्टिकल फाइबर्स, और फिर उन ऑप्टिकल फाइबर्स को जंक्शन पॉइंट जो होता है ना, बेसिकली दो फाइबर्स को आपस में जोड़ना या मल्टीपल फाइबर्स को आगे सिंगल फाइबर्स में जोड़ना, वो जो बीच में एक स्विच लगता है ना, वो भी इतना हाई कैपेसिटी होता है कि नॉर्मल कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसकी करोड़ों में उसकी वैल्यू होगी, मे बी जो आपस में स्विच लगते हैं या नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे। ये द बैकबोन of the internet actually consists of section of high-speed fiber optic cabling that are owned by different carriers, including AT&T, Spring, and MCI WorldCom. For example, हमारी जो सर्विस आ रही है ना कराची के थ्रू, में भी ये AT&T ने मैनेज की है, ठीक है। उन्होंने हमें उस जंक्शन पॉइंट, उस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से केबल डाल के हमें बेसिकली पाकिस्तान के अंदर पीटीए ने जो अपनी आईएसपी बनाई हुई है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक जंक्शन इन्होंने आगे अपना लोकल जंक्शन बनाया हुआ ना, AT&T कंपनी ने वहां से केबल डाल के हमें पीटीए के ऑफिस में ला के दी हुई है, ठीक है। उस केबल के रिस्पॉन्सिबल AT&T है। उस केबल में कोई फॉल्ट आता है, कोई स्पीड का इशू आता है, तो बेसिकली उसके लिए AT&T है, ठीक है। बस पाकिस्तान उसको पैसे पे कर रहा है उस सर्विस, तो आगे लोकल जब यहाँ पे जो बेनिफिट डिलीवर हो जाती है, उसको फिर उसके बाद फिर पीटीए अपनी मैनेजमेंट के थ्रू अपनी वो चीजें कर रहा है। तो इसलिए हमारे जो नेटवर्क के ऊपर पीटीए का कंट्रोल भी इसी वजह से है कि वो जब चाहे इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब चाहे कोई वेबसाइट ब्लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली इसलिए है कि
वो जो सारे पाकिस्तान के जो नेटवर्क है ना, वो सबसे पहले जो ड्रॉप हो रहा है वो पीटीए के पास हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। उसके बाद उन्होंने अपने फायरवॉल लगाए हुए हैं, अपने स्विचेस लगाए हुए हैं, और उन्होंने अपना नेटवर्क एक प्राइवेट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू वो उसके ऊपर अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं। अपने जो अपने मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से कुछ वेबसाइट पाकिस्तान में बैन है, अमेरिका में ओपन है, अमेरिका में बैन है, पाकिस्तान में ओपन है। तो ये रूल एंड रेगुलेशन जितने भी है ना, पीटीए बेसिकली उस नेटवर्क के ऊपर लगा देता है, ठीक है। जब उस नेटवर्क के ऊपर वो रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं, तो उसके उसी नेटवर्क में से बाकी सर्विस प्रोवाइडर को उन्होंने केबल दी होती है, तो इसलिए फिर जब भी पीटीए कोई चीज अपनी तरफ से डाउन करता है ना, तो ऑटोमेटिकली जितने भी बाकी सर्विसेज है ना, वहां से वो लिंक, वहां से वो वेबसाइट, वो चीजें डाउन हो। NAPs are placed at which these carrier interconnect their lines so that the internet function as a single entity. NAPs contain high-speed switching facility for transmitting traffic from one carrier line to another. जैसे ये नीचे उसमें एग्जांपल दी हुई है कि एक बेसिकली ट्रैफिक लाइन से दूसरे ट्रैफिक लाइन हो, आपस में जंक्शन के थ्रू नैप के ये जो रेड कलर का गोलदारा बना हुआ है, वहां पे वो बेसिकली स्विच लगा होता है जो बेसिकली आईएसपी एक की केबल को आईएसपी 2 की केबल के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है, आपको हो गया। फिर उसके बाद एक और अहम टॉपिक है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये आप में से काफी का ये टॉपिक भी होगा होप्सो के उसके रिसर्च के अंदर। तो आप में से मोस्टली ना, जितने भी मैंने पीछे जब भी पढ़ाया ना, तो मोस्टली कोई क्लियर ही नहीं होता कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली एक्चुअली है क्या चीज, क्योंकि बाकी टॉपिक्स की थोड़ी लॉजिक बनती है, इसकी किसी की भी लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। तो ये इसलिए आपकी क्लियरेंस के लिए मैंने ये भी टॉपिक डाल दिया अंदर। एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट ऑफर इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड रिलेटेड सर्विस ओवर द इंटरनेट। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये एक कंपनी है, इंटरप्राइज, ठीक है, जो अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, वो अपने पास होस्ट करती है डेवलप करके बाद, ठीक है। उसके बाद उसके यूजर राइट्स जो उनसे परचेज करेगा वो उनको दे देते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पोर्टल एक्सेस करेंगे, आप अपनी चीजें उनके पोर्टल के ऊपर मैनेज करेंगे, आप मंथली उनको रेंट पे करेंगे उस एप्लीकेशन यूज करने का, ठीक है। An application service providers basically provide the application and related service over the internet on rent. Basically वो आपको अपनी एप्लीकेशन की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, वो ऑन रेंट कर रहे होंगे, मंथली आपको चार्ज करेंगे या सालाना आपको चार्ज करेंगे। सॉफ्टवेयर इज एक्सेस्ड रिमोटली थ्रू वेब ब्राउजर, नॉट इंस्टॉल्ड ऑन द कंपनीज लोकल ड्राइव कंप्यूटर। द मल्टी टेनेंट वर्जन ऑफ द मॉडल इज कॉमनली नोन एज द सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। इसका मल्टी टेनेंट मतलब ये है कि मल्टी लोगों को, टेनेंट्स यूजर भी आप कह सकते हैं, मल्टी लोगों को एंटरटेन करने वाला बेसिकली इनका मॉडल होता है, ठीक है। तो इसकी आपके बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप जितने भी बड़े स्टोर पे जाएंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि रिटेलिंग सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, ठीक है। वो बार कोड से प्रोडक्ट स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस उनके उसके खाते में आ जाती है, और वो प्रिंट का बटन दबाते हैं, आपका बिल प्रिंट होकर टोटल होके आपको मिल जाता है, ठीक। तो बेसिकली वो बैकएंड पे जो सर्वर है, ओ सॉरी बैक वो जो एप्लीकेशन है ना, वो बैकएंड पे उन्होंने किसी न किसी कंपनी पे रेंट से ली होगी, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने एक अपना स्टोर बनाना है, उसने उससे चाहिए कि यार मुझे इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम जो है, ये जो स्टोर्स के ऊपर होता है, तो वो एक छोटे से सॉफ्टवेयर के लिए वो बेवकूफ नहीं है कि मतलब एक छोटे से बिजनेस के लिए कि वो अपनी एक प्रॉपर आईटी टीम हायर करे कि सॉफ्टवेयर पहले डेवलप कराए, फिर उसके बाद अपना सर्वर कॉन्फ़िगर कराए, फिर परमानेंटली एक एक्सपेंसिव आईडी का होगा वो रखना पड़ेगा उसे, कि जो उस सर्वर को मैनेज करेगा थ्रू आउट द ईयर्स। फिर उनको मंथली सालाना तकरीबन अगर एक सर्वर मैनेज करने के लिए कोई भी बंदा रखेंगे, 1.5-2 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा उनको, ठीक है। उससे बेहतर ये कि ऐसी कंपनी है जो 5-10 हजार रुपए मंथली के प्रॉफिट पे आपको अपनी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि एप्लीकेशन बैक एंड के उनके पास एक होती है, या मे बी एक एप्लीकेशन को वो डुप्लीकेट करके हर एक की स्टोर के नाम से वो होस्ट कर देते हैं, और उसका लिंक वो डायरेक्टली स्टोर को दे देते हैं, ठीक है। वो स्टोर क्या करता है, उसके पास एक सुपर एडमन होता है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। उसका काम ये होता है कि वो उसमें इन्वेंट्री डालता है कि यार ये इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल जो एक सोप है, साबुन कह लें, उस इस कंपनी की प्राइस ये है, ठीक है। एडमन एंड अपनी तरफ से डालता जाएगा, तो क्वांटिटी भी साथ डालता जाएगा, प्राइस भी डालता जाएगा, ठीक है। फिर एक उसका यूजर एंड होगा, यूजर एंड वो होगा जो बेसिकली काउंटर पे बंदा खड़ा, ठीक है, वो स्कैन करेगा जो भी प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। वो प्रोडक्ट उस इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से माइनस भी हो जाएगी, और उसका बिल भी जनरेट होके आ जाएगा कि ये इसका प्रोडक्ट का टोटल बिल था। तो वो उनके बेसिकली उसका ये फायदा, स्टोर को ये फायदा है कि उनको बैक एंड पे पता चलता रहता है कि अब फॉर एग्जांपल एक किसी भी कंपनी की कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी इतनी क्वांटिटी रह गई है, ठीक है, ताकि वो टाइमली वो चीजें ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो ये इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम बेसिकली मोस्टली एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर से ही
ऑन रेंट लिया जाता है, ठीक है। और मल्टी टेनेंसी इज आर्किटेक्चर इन विच अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्व मल्टीपल कस्टमर। मैंने बताया कि बैकएंड पे एक सिंगल एप्लीकेशन होती है, ठीक है। उनका सिंपली वो ये काम करते हैं कि मल्टीपल वो एडमन बनाते जाते हैं, ठीक है। हर एडमन को अपना अपना रोल वो देते जाते हैं कि हर जितने भी वो यूजर क्रिएट करते जाएंगे ना, हर यूजर का मतलब ये कि इस यूजर के अगेंस्ट एक ये स्टोर अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल चलाएगा, इस यूजर के अगेंस्ट ये स्टोर अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल चलाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये एलएमएस हम यूज करते हैं, इसका ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसके उन्होंने मल्टीपल यूजर बना के दे दिए, ठीक है। उस यूजर का ये फायदा, उनको भी ये फायदा है कि हर टीचर का अपना यूजर है, ठीक है। उस टीचर को अपने ही कोर्स नजर आएंगे, जो उसको कोर्स असाइन होंगे सिर्फ वही कोर्स नजर आएंगे। ये नहीं हो सकता कोई एक टीचर दूसरे टीचर के जाके कोर्स देख रहा हो, पढ़ा रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बैकएंड पे एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी और प्राइवेसी लगी होती है कि एक यूजर का डाटा दूसरे को विजिबल ना हो, ठीक है। तो इसी तरह वो सिंपली यूजर क्रिएट करके हर स्टोर को दे देते हैं, हर स्टोर अपनी इन्वेंट्री का उसमें डाटा डाल देता है, और एट दी एंड वो उसको सेल परचेज पे वो कॉन्फ़िगर करके, तो वो हर मंथ उनको रेंट पे करते रहते हैं, ठीक है। कंपनी को ये फायदा होता है कि वो जाहिर सी बात है, अगर उसके 20-25 स्टोरों पे ही उन्होंने अगर अपना वो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, तो उनको मंथली काफी मेरे ख्याल 8-10 लाख रुपए उनको मिलता रहेगा। तो वो उसका ये फायदा होगा कि वो फिर अपना एक प्रॉपर प्रोफेशनल लड़के हायर करेगा, वो उस एप्लीकेशन को अपडेट करके मैच्योर भी करता जाएगा, साथ साथ रिलीजेस भी देता जाएगा स्टोर वालों को कि यार इसकी अब ये फंक्शनैलिटी भी आ गई है, इसकी ये फंक्शनैलिटी भी आ गई है, ठीक है। तो स्टोर वालों को ये फायदा होगा कि यार वो उनको आईटी टीम रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली वो एप्लीकेशन का रेंट पे कर रहे होंगे और वो उस सर्विस को यूज कर रहे होंगे। मल्टी टेनेंसी इज आर्किटेक्चर इन विच अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्व मल्टीपल कस्टमर, ईच कस्टमर इज कॉल्ड अ टेनेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हर कस्टमर एक टेनेंट होगा, हर यूजर उसको कह सकते हैं। एएसपी सर्विसेज हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव टू ओनिंग अ सॉफ्टवेयर, especially for small and medium sized businesses with the limited information budget, जिनके बजट इतना कम नहीं होता कि वो आईटी के इतने प्रोफेशनल लोग हायर करें कि उनसे फिर सॉफ्टवेयर, जैसी बात है, जब एक आप इंडिविजुअली अपने लिए एक पूरी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। मिनिमम आपको 8-10 लाख रुपए में वो एप्लीकेशन पूरी तैयार करवानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कोई भी चेंज करवानी है तो फिर आपको परमानेंट एक प्रोग्रामर रखना पड़ेगा जो उसके ऊपर अपडेट्स वगैरह उसमें लगाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक सर्वर के लिए आपको एक इंजीनियर रखना पड़ेगा जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, वेब की और बाकी चीजें मेंटेन करे। तो कोई छोटी कंपनीज वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इससे बेहतर ये होता है कि कोई किसी न किसी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर से ना आप एप्लीकेशन परचेज कर लें, वो आपको एप्लीकेशन रेंट से परचेज आके रेंट पे ले लें। आप उनको सालाना या मंथली बड़ी मुश्किल 5-10 हज़ार 20 हज़ार छोटे, वो डिपेंड करता है कितने लेवल पे आपने यूज करना है, कितना आपके डिपार्टमेंट डाटा का साइज होगा। जितना आपके डाटा का साइज और जितनी प्रोडक्ट्स ज्यादा होगी, एंट्री होगी ना, उस हिसाब से कंपनीज चार्ज करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 100 प्रोडक्ट हैंडल करनी है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, तो वो बेसिकली उनको 100 का चार्ज करेगा। और एक बंदे ने अगर 1000 प्रोडक्ट है उससे मैनेज करनी है, तो बेसिकली वो कंपनी वाले उसको 1000 का चार्ज करेंगे। फिर एक बंदा कहता है कि मैंने आगे सिंगल काउंटर बनाना है, तो उनको बेसिकली आगे और सिंगल यूजर चाहिए, वो और चार्ज करके, वो डिपेंड करता है जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो बेसिकली एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर वाले अपनी एप्लीकेशन का रेंट। हाउ डू एएसपी वर्क? एएसपी डिलीवर्ड एप्लीकेशन वाया द इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क। वो बेसिकली ये करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट होस्ट कर देते हैं, तो वो समटाइम ये होता है कि वो प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू एक्सेसिबिलिटी दे रहे होते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर बेसिकली आपको एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा ये होता है कि मोस्टली लोग इंटरनेट के ऊपर अपनी एक्सेसिबिलिटी ले लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट का नेटवर्क हर जगह पे बिछा हुआ है। अगर वो प्राइवेटली जाके अगर वो नेटवर्क बिछा के दे तो वो उनके लिए भी कॉस्टली होता है। तो बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता लोकल नेटवर्क का, वो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट। प्राइवेट नेटवर्क बैंकिंग में इन्वॉल्व होता है ज्यादा। बैंकिंग में ये होता है, फॉर एग्जांपल अभी जितने भी एटीएम के पीछे बैकएंड पे जो सॉफ्टवेयर लगा होता है ना, वो बैकएंड बेसिकली कोई एक कंपनी का होता है, ठीक है। तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, सेम कंपनी मिजान को भी दे रही है, सेम कंपनी यूबीएल को भी दे रही है, सेम कंपनी राइट को भी दे रही है, ठीक है। तो वो उन्होंने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बिछाया हुआ है, ठीक है, एटीएम्स के लिए। वो बेसिकली वो ये जो प्राइवेट नेटवर्क है ना, उन्होंने एक्सेसिबिलिटी पीटीसीएल से ही दी हुई है, पीटीसीएल की ही केबल यूज की हुई है, ठीक है। बट उसको नेटवर्क उन्होंने प्राइवेट थोड़ा बनाया हुआ है कि लोकली एक्सेसिबल ना हो। तो इस तरह वो लोग प्राइवेट नेटवर्क बना के भी एप्लीकेशन अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और कुछ लोग इंटरनेट के ऊपर ये सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि स्टोरों का इतना सेंसिटिव डाटा नहीं होता जिन्होंने प्रोडक्ट हैंडलिंग करनी हो, तो इसलिए उनको तो इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं
इंटरनेट लगवाएं आप, हम उसके बाद हमारी एप्लीकेशन एक्सेस करें और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट इसमें इंस्टॉल करना स्टार्ट। तो बेसिकली जो इसमें एएसपी वाले हैं ना, द क्लाइंट्स वर चार्ज वन वन ऑफ फोर वेज, मतलब कि 4 तरीकों से वो अपने, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दे रहा था, यूजेज बेस्ड फी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आपकी आप एप्लीकेशन यूज कितने करते, ठीक है। ये कहता है कि यार मैंने टोटल सुबह 8 घंटे मुझे एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। एक कहता है यार नहीं, मेरा स्टोर 24/7 चलता है तो मुझे 24/7 एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यूजेज बेस्ड फी स्ट्रक्चर होता है, फी बेस्ड ऑन द फीचर्स। फिर उसके बाद ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप एप्लीकेशन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक बंदा ये कहता है कि मैंने सिर्फ इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है, ठीक है, बाकी मैं बिलिंग मैनुअल करूंगा। एक बंदा कहता है कि यार मैंने बिलिंग इसके थ्रू करनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनुअल करूंगा, ठीक है। एक कहता है यार मैंने बिलिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल दोनों इसके थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा ये कहता है कि यार मैं बिलिंग इन्वेंट्री के साथ मेरी जो एम्प्लॉय कंट्रोल है ना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है, कि मेरे कौन कौन एम्प्लॉय हैं, उसकी कौन सी मतलब की लीव्स, कितनी लीव्स है, कितनी पे है, मैं अपनी वो फाइनेंस भी बेसिकली इसके साथ अपने एम्प्लॉयज का भी मैनेज करना, तो वो उसको भी साथ अनेबल करके दे देंगे। फिर वो डिपेंड करता है जो जो चीज वो अपनी, जो जो फीचर वो यूज करना चाहते हैं ना, बेसिकली उन्होंने हर फीचर का अपना प्राइस रखा होता है मोस्टली इन्होंने, तो एएसपी वालों ने, तो वो जैसे जैसे जो जो फीचर आपके रिक्वायर्ड है उसके आप पैसे पे करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और है फ्लैट मंथली और एनुअल फी। इसमें डिपेंड करता है कि आपके चार्जेस आप मंथली देना चाहते हैं या एनुअल देना चाहते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रीवियस थ्री, और ऊपर तीनों में से कोई भी आपस में मिला के कोई कॉम्बिनेशन बना के, जिसको आप सेल्फ पैकेज भी कह सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल कंपनीज ने फैसिलिटी दी होती है कि यार आप अपना बंडल खुद बनाएं, ठीक है। जिसको मैसेजेस की ज्यादा जरूरत होती है वो मैसेजेस के ज्यादा रख लें, जिसको कॉल की ज्यादा जरूरत होती है वो कॉल ज्यादा, इंटरनेट कम रख लें, जिसको इंटरनेट की ज्यादा जरूरत है वो इंटरनेट ज्यादा, कॉल और मैसेज कम रख लें। तो वो आपको दे देता है कि यार जैसे जैसे आप जो क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना, आपका बिल उस हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अक्सर आपको कस्टमाइज वो बंडल बनाने की जैसे ऑप्शन देते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर वाले भी आप कस्टमाइज यूजेज का आपको ये देते जाते हैं। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होती है जो अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रेंट पे देती है, ठीक है। आप उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रेंट पे यूज करते हैं आप अपनी चीजें मैनेज करने के, जैसे अमेजोन वाले आपको एक यूजर दे देते हैं, यूजर के थ्रू आप क्या नाम है, आप दूसरा क्या नाम है, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप अमेजोन को उसके बदले आप रेंट क्या पे कर रहे होते हैं कि आपको अमेजोन को आप अपना कमीशन दे रहे होते हैं, ठीक है। वो अपने बीच में चार्जेस काट लेते हैं और बाकी आप प्रोडक्ट सेल करके आपका प्रॉफिट अपना होता है। बेसिकली अमेजोन वाले एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होंगे। अच्छा, तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर लोग होते हैं ना, ये जो कंपनी होती है, ठीक है, बेसिकली उन इस फीस में वो जो चीजें कवर कर रहे होते हैं ना, एक तो एप्लीकेशन की फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट, ठीक है, उन्होंने अब वो एप्लीकेशन डेवलप करवाई, जाहिर सी बात है उन्होंने प्रोग्रामर हायर किए होंगे, ठीक है, उन प्रोग्रामर्स को पे किया होगा और फिर एप्लीकेशन डेवलप कराई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर उस एप्लीकेशन को डेवलप करके, अच्छा तो मैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली वो जो रेंट होता है उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसमें फिर वो एप्लीकेशन को होस्ट करना, उसके लिए एक प्रॉपर सर्वर रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जब एप्लीकेशन एक होस्ट की जाती है ना, सबसे पहले तो एक स्टैटिक आईपी परचेज की जाती है जिसके मंथली कम से कम 8-10 हज़ार पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं कंपनी को, पीटीए को कह लें या जिस कंपनी से भी वो स्टैटिक आईपी लेंगे जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन होस्ट होती है जो। और उसके बाद फिर ये कि उसके बाद वो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के अलग चार्जेस होते हैं कि वो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के, और उसके बाद फिर उस एप्लीकेशन में जो भी एरर आएगा ना, वो बेसिकली फिक्स ये कंपनी करेगी जो एप्लीकेशन आपको दे रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन के ऊपर आपने एक अकाउंट बनाया हुआ, ठीक है ना, अमेजोन की बेसिकली कोई भी इशू होता है ना वेबसाइट में, इसकी रिस्पॉन्सिबल अमेजोन खुद होती है, ठीक है, क्योंकि इसके बदले वो आपसे, इस सर्विस के बदले आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं वो, ठीक है। उसमें उसकी होस्टिंग है, आप जितना मर्जी डाटा अपलोड करें, डाटा कैपेसिटी और हर चीज का रिस्पॉन्सिबल वो कंपनी खुद होती है, ठीक है। इन दिस मॉडल एएसपीएस प्रोवाइड अ स्पेसिफिक environment for each client and did not share the environment with other clients। बेसिकली वो हर एक कस्टमर को एक environment प्रोवाइड करता है जो दूसरे कस्टमर के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है, और हर एक की वो प्राइवेसी मेंटेन करता है। दिस सिंगल टेनेंसी अप्रोच इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूटी ऑपरेशन। बेसिकली ये मतलब सिंगल यूजर अप्रोच जो होती है वो सबसे जो अहम चीज है वो सिक्योरिटी मेंटेन करता है। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एएसपी एग्जांपल, जनरल एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आर द यूज ऑफ याहू मेल, जीमेल, गूगल शीट एंड गूगल डॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल याहू आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन सर आपको फ्री ईमेलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो
आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। जब आप वो फ्री होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज एक्सेसिबल फ्री होती है ना, इस बेसिकली वो आपको कहीं ना कहीं सेल करके पैसे कमा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक दो में काउंट किया था कि जब आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो फेसबुक आप फ्री यूज करते हैं, ठीक है। इसके बदले में फेसबुक क्या फायदा उठाता है, आप लोग जो फेसबुक को अपनी लाइकनेस, अपनी डिसलाइकनेस, अपनी सर्च, अपनी नीड, कोई भी चीज आप जब सर्च करते हैं ना, तो वो बेसिकली वो आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सेल आउट करके बेसिकली वो कंपनी कमा रही होती है, ठीक है। तो सिमिलर एग्जांपल है ईमेल में, चाहे आप याहू यूज कर लें, जीमेल यूज कर लें, तो बेसिकली आपको वो चीजें फ्री दे रहे हैं, ठीक है। आप जीमेल यूज कर रहे हैं, फ्री है। वो कहाँ से कमा रहे हैं, एक तो आप इन पे देखेंगे कि चल रही होती हैं एड्स, चल रही होती हैं, ठीक है। एड्स चल हो रही है, उसके बाद ये कि आप जब किसी को कोई ईमेल करते हैं ना, तो बेसिकली वो उस ईमेल का सब्जेक्ट प्लस उसके कंटेंट्स चोरी करके आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो इंटरेस्ट है उन कंपनियों को एज ए कमर्शियल पर्पस वो सेल आउट करते हैं, ठीक। तो बेसिकली वो आपका इंटरेस्ट, आपकी लाइकनेस, डिसलाइकनेस, आपकी डेली लाइफ रिक्वायरमेंट, ये चीजें सेल आउट करके तो आपसे वो पैसे कमा रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए आपका रेंट वही आपकी इंटरेस्ट ही है। These are free application with the help of a web browser with the necessary plugins. User can access Yahoo Mail hosted by the Yahoo, ठीक है। Google Mail hosted by the Google. Other everyday use cases are credit card and payments, processing, accounting and bookkeeping. जैसे bookkeeping की कोई inventory control system है, तो ये भी उसके examples हैं कि वो उसके ASP से ले रहे होते हैं। You are a small business owner who want to find a better way to manage your accounting and booking. आप अपनी बुक कीपिंग, सॉरी, आप अगर छोटे से बिजनेसमैन हैं या कुछ इसमें बुक कीपिंग है, तो आपके अगर कोई और प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे होते हैं, तो उसकी आप क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए आपको पता हो कि यार फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स का जो कर रहे हैं, पैंट शर्ट का कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि यार इस साइज की, इस कलर की मेरे पास इतनी शर्ट है, इस साइज की, इस कलर की मेरे पास इतनी शर्ट है, ठीक है। तो आप जैसे ही कोई सेल आउट हो जाती है, तो आप उसमें से माइनस से चेकआउट कर देते, तो ऑटोमेटिकली फिर भी आपका सिस्टम आपको उसको टोटल समरी पेश कर रहा होता है कि यार इस कलर साइज की आपके पास इतनी शर्टें खड़ी हैं, इस कलर की आपके पास इतनी शर्टें खड़ी हैं, इस वेस्ट की आपके पास इतनी पैंटें खड़ी हैं। तो वो इस तरह इन्वेंटरी मेंटेन हो रही है, तो ठीक है। तो बेसिकली एन ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, वो बेसिकली पीछे जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर वाले वो क्या कर रहे होते हैं कि ये सेम एप्लीकेशन है, ठीक है। हर एप्लीकेशन को रेप्लिका बना के ना, हर एप्लीकेशन का सेपरेट डेटाबेस, सेपरेट वो चीजें बना के, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल एक सिंगल इन्वेंटरी कंट्रोल एप्लीकेशन है, ठीक है। वो उसको 3 दफा एक ही सर्वर के ऊपर होस्ट कर देंगे और तीनों को वेबसाइट का नेम डिफरेंट डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा कंपनी के नाम से डाल देंगे। अब बैक एंड पे उनके पास एप्लीकेशन एक ही है, बट उन्होंने हर यूजर को सर्व करने के लिए बेसिकली 3 उसकी कॉपियां बना ली, ठीक है। और हर यूजर आप अपना उसको एक्सेस दे दिए कि इसके ऊपर आप अपना डेटाबेस मेंटेन करें, ठीक है। अपना डाटा मेंटेन करें, जो भी आपने फंक्शन इसके यूज करने हैं, तो बेसिकली वो हर यूजर से सेम एप्लीकेशन के पैसे चार्ज कर। फिर एक और इसमें टर्म्स थी, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एम्प्लॉयज टू communicate and collaborate. They can also use the company internet to create content, complete their work and engage in the company culture. Basically जो इंटरनेट होता है वो कंपनी के अंदर आपस में जो यूजर कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए ना, जो एक नेटवर्क बनता है वो इंटरनेट करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये इंटरनेट बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क से ही मिलता जुलता होता है, बट इसकी जो मेन होता है ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ठीक। ये कंप्यूटर सिर्फ आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली इंटरनेट बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर एक्स्ट्रानेट। एन एक्स्ट्रा नेटवर्क इज अ प्राइवेट नेटवर्क टू इट वर्क्स सिमिलर टू द कंपनी इंटरनेट, however an extranet allow access to the authorized user from the outside of the company. These external user may include suppliers and partners. इसमें एक्स्ट्रानेट में बस एक एक्स्ट्रा चीज ये हो जाती है कि कंपनी ने अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ, ठीक है, बट उन्होंने उस प्राइवेट नेटवर्क को स्पेसिफिकली आउटसाइडर को किसी को एक्सेस दी हुई है थ्रू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, ये कैसे भी उन्होंने एक्सेस दी हुई है, ठीक है। जब वो किसी प्राइवेट यूजर को एक्सेस बीच में से दे दें, तो उसको बेसिकली वो फिर एक्स्ट्रानेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है बेसिकली वेब टेक्नोलॉजी के टॉपिक जो है, वेबसाइट टेक्नोलॉजी जो वेब में यूज होती है। बेसिकली वेब की जो वेबसाइट में जो 3 एसेंशियल चीजें होती है ना, वो बेसिकली एक क्लाइंट है, सर्वर है और कंप्यूटर नेटवर्क है, हो गया। बेसिकली फॉर एग्जांपल क्लाइंट को कौन होता है, जो जिसके थ्रू वेब सर्फ होती है, फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर, ठीक हो गया, यूज टू सर्फ द वेब। उसके बाद सर्वर सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन जिसके ऊपर होस्ट की जाती है, यूज टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू दिस ब्राउजर, जो बेसिकली इन ब्राउजर को
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो यूजर उससे गेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के यूज टू सपोर्ट द ब्राउजर सर्वर कम्युनिकेशन। बेसिकली आपके ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, जो डाटा ट्रैवलिंग होती है, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डाटा होता है उस वेबसाइट से रिलेटेड, वो जो ट्रैवलिंग होती है वो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क से होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट जाती है और फिर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स पर डॉक्यूमेंट वापस आ जाता है, ठीक है। बेसिकली जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है डॉक्यूमेंट के लिए सर्वर को, ठीक है, और सर्वर उसके रिस्पॉन्स में उस को डॉक्यूमेंट एक भेज देता है, ठीक है। इंटरनेट वर्सेस वेब। द इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स लिंक by wire, cable, wireless connection, etc. जबकि जो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको थोड़ा इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एक वेबसाइट के अंदर कैसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और एक हर डॉक्यूमेंट का वेबसाइट के ऊपर बेसिकली बटन या एक लिंक दिया होता है, तो जैसे ही आप उस बटन या लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली उस वेबसाइट के फोल्डर के अंदर वो ऑलरेडी पड़ा होता है वो पेज, ठीक है, तो वो पेज सामने विजिबल हो जाता है। तो इस तरह एक वेबसाइट जो होती है उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस आपस में कंबाइन होके जो आपस में इंटरलिंक होते हैं, जो एक दूसरे के हर पेज के ऊपर एक दूसरे पेज का लिंक दिया होता है, तो इस वजह से वो एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वो डब्ल्यू भी कहते हैं, इज एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट ओनली, एज आर मेनी अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग ईमेल, फाइल शेयरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो वेबसाइट को बेसिकली एक्सेस करने के लिए डब्ल्यू यूज की जाती है। हाउ डज द इंटरनेट वर्क? थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आपको मैंने पहले बताया था कि वेबसाइट के जो डाटा ट्रैवल होता है उसको जो गवर्न कर रहे होते हैं बेसिकली कुछ स्टेटस प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कैसे आपने ये रिक्वेस्ट किस सर्वर के पास जानी है और उससे कौन सा डाटा लेना है और कैसे उस डाटा को वापस जिस ब्राउजर यूजर ने वो रिक्वेस्ट जनरेट की है उसको सेंड करना है। तो बेसिकली ये तमाम जो प्रोसेस होता है, कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उस चीज को मैनेज कर रहे होते हैं। हर प्रोटोकॉल सेवरल प्रोटोकॉल होते हैं, हर प्रोटोकॉल एक अपना काम होता है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक हो गया। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंप्यूटर विल बी कैरीड आउट, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेसिकली ये डिफाइन करता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डाटा कैसे ट्रेवल होना है और एग्जैक्टली पॉइंट बी तक ही पहुंचे, इस चीज को भी मेक श्योर करना है, ठीक है। ये नहीं कि पॉइंट ए का डाटा पॉइंट बी को भेज दी जाए, पॉइंट बी का डाटा पॉइंट ए को। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो दो मेन अहम चीजें होती है, वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बेसिकली डिफाइन द पैकेट्स दैट कैरी ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर, और उसके बाद फिर एक टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, फिर एक यूडीपी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, द प्रोटोकॉल बाय व्हिच वन होस्ट सेंड द डाटा टू अनदर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। डीएनएस मैंने आपको बताया था, डोमेन नेम सर्वर है। एसएमटी सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, जो सिर्फ एसएमटी बेसिकली ईमेल एड्रेसिंग को मैनेज करता है। ये एसएमटी एक प्रोटोकॉल है, इसका काम ये होता है कि ईमेल एड्रेस यूजर ए जो ईमेल भेजे वो एग्जैक्ट यूजर बी के ईमेल के ऊपर डिलीवर हो, ठीक है। इस चीज को जो प्रोटोकॉल मैनेज कर रहा हो तो बेसिकली सर्वर मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके फाइल शेयरिंग के थ्रू जो डाटा शेयर करते हैं ना, उस चीज की जो ट्रांसमिशन को जो कंट्रोल कर रहा हो तो बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एफटीपी भी कहते हैं, ठीक है। और हर चीज का एक अपना है, जैसे मैंने इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसके लिए फाइल्स वगैरह जो डाटा पैक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। इस तरह ये हर चीज के लिए ना जितना भी फंक्शन होता है ना इंटरनेट के ऊपर, उस हर चीज के लिए एक अपना प्रोटोकॉल होता है सेपरेट। फाइल शेयरिंग के एक अपना प्रोटोकॉल है एफटीपी। ईमेल सिस्टम जो ईमेल्स एक यूजर से दूसरे यूजर तक जाती है उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, तो एसएमटी टीपी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे डोमेन नेम सर्वर आईपी से यूजर नेम से आईपी में कन्वर्ट करने को, बेसिकली वेबसाइट नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए, आईपी को वेबसाइट में रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली वेबसाइट नेम में तो डीएनएस सर्वर यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ नेम्स है उन प्रोटोकॉल के जो बेसिकली इस तमाम प्रोसेस को गवर्न करते हैं, ठीक है। इनका काम होता है हर चीज को मेक श्योर करना होता है, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं ना, हर प्रोसेस बनाने के लिए एक अपना लॉ बना हुआ है, सेट ऑफ रूल बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर रोड पे ट्रेवल करेंगे उसके अपने रूल है, ठीक है। आप किसी बैंक में जाएंगे तो उसके अपने रूल हैं, ठीक है। आप अगर किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ के अपने रूल हैं, ठीक है। आप जिस जगह पे जाएंगे उस चीज के हिसाब से चलने के लिए वहाँ के रूल आपको फॉलो करने, अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप उस चीज का वो टास्क आपको कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जैसे रियल लाइफ में प्रोटोकॉल बने हुए हैं, सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, कुछ कानून बने हुए ना, कोई इंसान उनसे आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। तो जो जैसे ही उससे आगे पीछे होता है या तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लग जाता है, ठीक है, पनिशमेंट मिलती है। सिमिलर यही कॉन्सेप्ट इंटरनेट दुनिया में होता है
कि कोई भी अपने प्रोटोकॉल से जैसे डाइवर्ट करेगा ना, आगे पीछे मूव आउट होगा, ठीक है, तो वो बेसिकली जो इंटरनेट के रूल्स हैं वो उसको क्रैश कर देंगे, ठीक है। जैसे कोई रूल डाइवर्ट करेगा, ऑटोमेटिकली इंटरनेट उसे क्रैश कर देगा। वो मतलब ये कि उसको आगे कम्युनिकेशन स्टॉप कर देगा। द वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली is a system of interlinked hypertext document that run over the internet, ठीक है। ये बेसिकली एक सिस्टम है वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जिसको वेबसाइट भी आप कहते हैं। इंटर बेसिकली इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो होते हैं बेसिकली जिनका आप किसी भी आप अक्सर आप लोगों ने अगर पीपीटी तैयार की होगी तो आप उसमें देखा होगा कि आपने हाइपरटेक्स्ट लिंक देते हैं, ठीक है। इवन कि आप लोगों ने वर्ड में भी अगर किसी ने यूज किया है तो आप उसमें हाइपरटेक्स्ट किसी एक डॉक्यूमेंट का लिंक दे। फॉर एग्जांपल ये हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, ये इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके राइट क्लिक कर, ठीक है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, जैसे ये फर्स्ट पूरा हेडिंग है उसमें ये लिंक का बटन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। मैंने लिंक क्या किया, इसके बैक एंड पे मैंने लेक्चर 1 लगा, ठीक है। उसके बाद मैं फुल स्क्रीन किया, ठीक है। तो बेसिकली इसके बैक एंड पे मैंने लेक्चर 1 लगाया हुआ है, तो इसका मैंने बैकएंड पे हाइपरटेक्स्ट लिंक दे दिया, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगा दिया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लेक्चर 1 ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे इसके पीछे हाइपर लिंक लगा के अब ये मैं कंप्लीट एक वेबसाइट बना सकता हूँ। वेबसाइट इस सेंस में कि इसके पीछे इधर मैंने फॉर एग्जांपल ये हेडिंग के पीछे वो 1 दे दिया, उसका क्या नाम है, स्लाइड 1 दे दी, उस नेक्स्ट लाइन के पीछे स्लाइड 2 दे दी, उस अगली लाइन के पीछे स्लाइड 3 दे दी। तो ये हर वर्ड के पीछे मैं एक लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो जो वो लिंक होता है ना, उस लिंक को आप हाइपर लिंक कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जैसे इसके अंदर मल्टीपल लिंक दे के मैंने इंटरकनेक्टेड आपस में डॉक्यूमेंट बनते जाएंगे, तो ये एक वेबसाइट क्या नाम है, ये पावर पॉइंट है, ठीक है। तो जिस सिनेरियो में ये पावर पॉइंट आपस में काम करेगी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे, वेबसाइट भी बेसिकली इसी तरह ही होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि इसमें आपको फ्रंट एंड से आप इसके पीछे हाइपरलिंक लगा लेते हैं तो आपका इसके बैक एंड पे हाइपरलिंक लग जाता है, ठीक है। बट वेबसाइट में ये होता है कि वो कोडिंग के थ्रू हाइपरलिंक दिए जाते हैं, ठीक है। वो हर उसके क्या नाम है बटन के पीछे वो एक हाइपरलिंक, मैं इसका वो लिंक रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये सिनेरियो इसका पता चल गया वेबसाइट कैसे आप इसमें लोग ठीक होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक क्लाइंट होते हैं और एक सर्वर होते हैं। सिस्टम दैट विशेस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सर्वर मस्ट रन क्लाइंट सॉफ्टवेयर, इसमें वेब ब्राउजर आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है सर्वर है, एन इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर दैट विशेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द अदर मस्ट रन सर्वर सॉफ्टवेयर। क्लाइंट सर्व एप्लीकेशन कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट बाय द फॉलोइंग प्रोटोकॉल built in top of the TCP hypertext transfer protocol। ये भी आप मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में सबको ये डिटेल से मैंने बता दिया। ये बेसिक ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरटेक्स्ट जो मेन होता है सबसे अहम चीज होती है जो लिंक जिसको हम कहते हैं, हाइपर लिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अलाउ वन टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर थ्रू हाइपर लिंक, ठीक है। तो मैंने इसका आपको एग्जांपल दी थी कि लाइव मैंने आपको ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके दिखाई, तो गेन कर लेते मे भी आप लोग ये एक वेबसाइट है उसकी ना, ओपन यूनिवर्सिटी, मैंने पहले भी ये चीज आप लोगों को बताई थी। ये हर चीज के लिंक बने हुए हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे आपको सिर्फ लिंक विजिबल हो रहे हैं। अब इस ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये मल्टीपल बटन बने हुए हैं, हर बटन के बैक एंड पे उसकी अपनी फाइल और अपना लिंक बना हुआ है, ठीक है। मैंने उस दिन ये बताया था कि एक्चुअल वेबसाइट ये वाली है, ठीक है। इस वेबसाइट ये एक डॉक्यूमेंट का एड्रेस है, ठीक है। इस वेबसाइट का एड्रेस है, इस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस सेव हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने एडमिशन के अंदर मैंने एकेडमिक कैलेंडर का मैंने पेज ओपन किया तो एकेडमिक कैलेंडर का एकेडमिक कैलेंडर डॉट ASP ये बेसिकली उस फाइल का नाम है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस पड़े हैं और जो हाइपर लिंक के थ्रू इसके ऊपर विजिबल किए गए हैं। आप जिस बटन अब फिर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम का जो बेसिकली वो इंडेक्स डॉट ASP है, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट ASP बाय डिफॉल्ट हाइड की होता है, इस वजह से अक्सर आप अगर इसको रिमूव भी कर दें उसे वेबसाइट ओपन करें तो भी फ्रंट पेज आपको यही होगा, क्योंकि इसके ऊपर वो एक इसका फीचर होता है कि जो होम पेज होता है उसका पेज का एड्रेस वो हाइड रखता है, ठीक है। बट उसके बाद आप किसी भी चीज को ओपन करेंगे तो उसका एक उस पेज का, जैसे ये वाइस चांसलर का मैसेज है, ठीक है, वो बेसिकली ये उसका मैसेज लगा है। बट बैक एंड पे vc_message.asp ये इसकी पूरी कंप्लीट फाइल बनी पड़ी है। उस फाइल के ऊपर बेसिकली ये मैसेज पूरा टाइप हुआ पड़ा है, ये नाम पूरा हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, इस फाइल के ऊपर इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। ये इसका बैक एंड है वाइस चांसलर की।
ये उसकी हेडिंग होगी सबसे पहले, ठीक है। ये उसकी, बेशक मैं अगर उसमें एडिट करना चाहूँ तो ये मैं एडिट भी कर सकता हूँ फ्रंट एंड से। सर मैं मैसेज इसको काट दिया और मैं इंटर मारा, ठीक है। ये देखो बाकी चीजें रिमूव होगी, अब सिंपल वो मैसेज विजिबल हो रहा है, ठीक है। पेज, चूंकि वो पेज वेबसाइट का मेरे ब्राउजर में डाउनलोड हुआ है, अब इसको मैं फ्रंट एंड से जो चाहूँ इसको मॉडिफिकेशन में कर सकता हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली फिर इसको मैंने इंस्पेक्ट किया, ठीक है। और इसमें ये देखो इसके बैक एंड पे इसका इमेज कहीं, हाँ इमेज भी कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, इसका इमेज भी बदल कहीं ना कहीं वो इस पेज के ऊपर हुआ पड़ा है। इंस्पेक्ट इस पे जाएंगे तो ये बेसिकली vc डॉट अंडरस्कोर इमेज है। ये बेसिकली इस वेबसाइट के अंदर vc पिक के नाम से एक फोल्डर है vc पिक, और उसके अंदर vc अंडरस्कोर pic बेसिकली jpg एक फाइल जो इसकी पड़ी है ना, वो फोटो की, ठीक है। उस फोटो को जैसे ही वो आप मतलब ये उस फोटो का बेसिकली हाइपरलिंक यहाँ पे दे के उसको विजिबल कराया गया, ठीक है। तो ये हर चीज आपस में हाइपरलिंक के थ्रू इंटरकनेक्टेड होती है। हर एक का बेसिकली कोडिंग के थ्रू बैक एंड पे एड्रेस दिया होता है, और HTTP का काम है कि उस कोडिंग को इनकोड करके ब्राउजर के अंदर जो एक्चुअली डिस्प्ले करवाना है, जो यूजर की काम की चीज है वो डिस्प्ले करवा देती है, ठीक है, बैक एंड पे जो चीज। तो इस तरह बेसिकली हर एक के बैक एंड पे लिंक दिया हुआ है। और मैंने आपको टॉप मेन्यू ड्रॉप मेन्यू का भी बताया था कि ये ड्रॉप मेन्यू है, इसके अगर इसको अबाउट में जाए ना इंस्पेक्ट करें तो हर पेज का अपना अपना एड्रेस दिया होगा, ठीक है। ये बेसिकली ड्रॉप मेन्यू हो गया। ड्रॉप मेन्यू के अंदर ये मल्टीपल उसके सब सेक्शन हो गए ये, ठीक है। वाइस चांसलर मैसेज का पहला बटन था, उसके बैक एंड पे देखो vc अंडरस्कोर मैसेज डॉट asp फाइल का एड्रेस दिया हो, ठीक है। उसका जो दूसरा बटन है ओवरव्यू डॉट asp, ठीक है, उसके बैकएंड पे एन ओवरव्यू, बैकएंड पे उसके ओवरव्यू डॉट एएसपी पेज का एड्रेस दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए ये वेबसाइट है, वाइस चांसलर का मैसेज का पहला बटन है, उसके पीछे उसका पेज, एन ओवरव्यू ये दूसरा बटन है, उसके पीछे ओवरव्यू डॉट एएसपी की फाइल पड़ी थी, अब ये उसके सामने वो फाइल ओपन होगी, ठीक। तो इस तरह ये जो वेबसाइट होती है इंटरलिंक आपस में डॉक्यूमेंट वो बेसिकली होते हैं, ठीक है। और समटाइम हम देखते हैं कि वेबसाइट हम ब्राउज कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक पेज नहीं मिल रहा होता, बाकी वेबसाइट चल रही है, कोई एक पेज आप ओपन करते हैं तो वो पेज ओपन नहीं होता, ठीक है। तो उसका जो बैकएंड प्रोसेस वो यही होता है कि बैकएंड से वो फाइल उस वेबसाइट के अंदर स्पेसिफिकली वो फाइल रिमूव कर दी है, या वो फाइल का नेम पीछे से चेंज कर दिया है, और लिंक के ऊपर उसका अभी तक एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से वो फाइल, तो ये इस तरह वेबसाइट के आपस में पेजेस इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है hypertext format information which allow one to move one part of the document to the another, from one document to another through hyperlink। हाइपरलिंक के थ्रू हम वेबसाइट के अंदर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक ट्रैवल करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली एक यूआरएल होता है, ठीक है। आपने ये हाइपरलिंक्स पढ़ लिया, उसके बाद एक यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इज द यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिसोर्स ऑन द नेटवर्क, ठीक है। यूआरएल बेसिकली एक यूआरएल एड्रेस होता है, वेबसाइट जिसका वेबसाइट एड्रेस उसको यूआरएल बेसिकली कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली क्या होता है, वो यूआरएल बेसिकली उस सर्वर का एड्रेस होता है जिसके ऊपर उस एक्चुअल सर्वर की आईपी एड्रेस सेव पड़ी है, ठीक है। वो बेसिकली डोमेन नेम सर्वर का होता है, जहाँ पे ये वेबसाइट जाती है और दोबारा डिसॉल्व होती है आईपी एड्रेस में, और वहां से फिर एक्चुअल सर्वर का एड्रेस लेके रिक्वेस्ट एक्चुअल सर्वर तक ले जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये यूआरएल का काम होता है कि वो एग्जैक्ट उस सर्वर पे लेके जाए जहाँ पे ये वेबसाइट का एड्रेस रिजॉल्व हो रहा होता है आईपी में, ठीक है, डीएनएस सर्वर तक लेके जाए। मार्कअप लैंग्वेज डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मार्कअप लैंग्वेजेस बेसिकली ये डेवलपमेंट लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, हर डेवलपर पे डिपेंड करता है कि किस डेवलपर की किस में एक्सपर्टी है, या वो सबसे अहम ये चीज डिपेंड करती है कि किस यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेबसाइट बनती है। और फिर वो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अपने अपने डेवलपर होंगे, ठीक है। अगर वेबसाइट सिंपल जिस तरह ये ओपन यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट ओपन सिंपल बनी है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट लगे हुए, ठीक है, ये एक सिंपल वेबसाइट बनी हुई है, एचटीएमएल में बनी हुई है और डॉट एएसपी में बनी हुई है, ठीक है। इसका डेवलपर और होगा, ठीक है। ये एएसपी डॉट नेट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो, और एचटीएमएल इन दोनों में वो वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद उनकी एक दूसरी एप्लीकेशन है एलएमएस। एलएमएस और वेबसाइट दोनों एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। जो वेबसाइट है उसके ऊपर स्टैटिक पेजेस बने हुए हैं जो पड़े हुए हैं, बट जो एलएमएस है वो उसके अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व है, ठीक है। डेटाबेस में बेसिकली यूजर्स का डाटा सेव होता है, तो वो जैसे ही कोई यूजर अपना लॉगिन पासवर्ड करता है तो डेटाबेस में उसका पासवर्ड उठ के आ जाता है, ठीक है। तो वो ASP.NET वो भी ASP.NET में बनी हुई है, बट ये ASPX में बनी हुई है, ठीक है।
उसके एक वेबसाइट लैंग्वेज का एक और वेरिएंट है, ठीक, जो बेसिकली डेटाबेस को डील करता है। तो बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है, और ये बेसिकली वो कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए फ्रंट एंड पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती है वो बेसिकली मार्कअप लैंग्वेजेस होती है। उसकी आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि ये वाइस चांसलर का दोबारा मैंने पेज ओपन किया, उसमें मैं इंस्पेक्ट किया, ये जो चीजें हैं ना, ये जैसे ये जो लिखा हुआ है सॉरी लेस साइन आ रहा है उसके साथ इमेज, ठीक है, ये लेस साइन इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर इमेज का एड्रेस दिया हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इतना जो पार्ट है ना, ये इमेज का वो पार्ट है। मैं इसका आपको पूरी डिकोड करके बेसिकली दे देता हूँ। इसमें कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, हर एक की अपनी टैगिंग सिस्टम होती है कि एक इमेज हमने डिस्प्ले कराना है वेबसाइट पे, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना उसका स्टैंडर्ड होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या अपने टैग्स होते हैं। इमेज डिस्प्ले करवाने के हर एक के अपने टैग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इमेज डिस्प्ले करवाना ना, तो उसका टैग होगा, ये बेसिकली यहाँ पे भी लिखा हुआ है IMG, ठीक है। उसके बाद फिर IMG क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये इमेज डिस्प्ले करवाने का टैग है, ठीक है। उसके अंदर सबसे जो अहम चीज ये है वो सोर्स होता है, ठीक है। इमेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद उस पेज का सोर्स और उस क्या नाम है, जो इमेज डिस्प्ले करवाना है ना, उसकी लोकेशन देनी होती है कि वो उस वेबसाइट के फोल्डर के अंदर कहाँ पड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ये वेबसाइट जहाँ पे ये होस्ट हुई हुई है ना, ठीक है, उसके ये वेब पेज जहाँ पे पड़ा है ना, उस वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर है VC पिक के नाम, ठीक है, एक फोल्डर है। उस फोल्डर के ये जो स्लैश है ना, इसका मतलब ये कि वो फोल्डर के अंदर जाना, पहले ये फोल्डर नेम दिया हुआ है एड्रेस, ठीक है। स्लैश का मतलब ये फोल्डर नेम दिया हुआ है, अगर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इससे पहले एक और मैं फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। मैं अब इसका मतलब ये कि सोर्स का मतलब ये कि सबसे पहले एक इमेज फोल्डर है, उसको ओपन करना है, उसके अंदर जाना है, फिर VC पिक फोल्डर है, उसको ओपन करना है, उसके अंदर जाना है, वहां पे VC_pic.jpeg वो बेसिकली फोटो पड़ी है जिसको डिस्प्ले करवाना, ठीक है। तो इमेज डिस्प्ले कराने का ये HTML का जो HTML सबसे बेसिक लैंग्वेज है वेबसाइट, उसमें इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है। ये इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये छोटे टैग जितने भी है ना, HTML भी है, इनके ना मैं काफी चीजें आपको बताऊंगा वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज जितने उनके जो बेसिक टैग है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो थोड़ा एक दो लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली इमेज डिस्प्ले करवाने का वेबसाइट के अंदर ये टैग यूज किया जाता है इमेज, उसके अंदर उस इमेज का सोर्स डाला जाता है कि वो इमेज उस वेबसाइट के अंदर किस फोल्डर में पड़ी है, उसका एड्रेस कंप्लीट, और उसके बाद इमेज को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये इतना सिंपल सा इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसने इमेज के ऊपर थोड़ा सा डिकोर करना चाहते हैं, ठीक है, उसका बेसिकली थोड़ा सा डिकोर ये करना चाहते हैं कि हम उस इमेज की एक विड्थ देना चाहते हैं। ये इमेज को डेकोरेट करने के लिए बेसिकली हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि इस वेबसाइट की जो इमेज ऊपर जो नजर आए ना, उसकी विड्थ 150 हो, ठीक है। तो आप चाहे ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोप्रिएट 150 का अगर इमेज साइज हो ना, तो इस वेबसाइट के हिसाब से अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। मैं आप इसके एग्जांपल लेता हूँ कि इस टाइम सॉरी ये जो 150 इमेज का साइज वेबसाइट के ऊपर इतना डिस्प्ले हो, ठीक है। अब अगर मैं इसी को एडिट करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको आगे मजीद एडिट कर, इसी को मैंने साइज 1500 कर दिया, ठीक है। अब अंदाजा लगाएं कि 1500 करने के बाद 1500 और उसके बाद इंटर, मैंने इंटर नहीं मारा था, और ये इसके ऊपर मेरे ख्याल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने इमेज का ना वो फिक्स किया हुआ, इस वजह से इमेज बड़ा हो नहीं रहा। इनमें देखिए फेसबुक के भी छोटे छोटे इमेज लगाए हुए हैं, इसके ऊपर भी नहीं दिया हुआ, पर वो वहाँ पे इमेज उसका डिस्प्ले बड़ा हो जाता है, वापस इस पे आते हैं और वापस उसमें कन्वर्ट हो रहा है। आई डोंट नो, शायद इसका इमेज साइज फिक्स किया हो इसलिए फ्रंट एंड से चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बट यहाँ पे देखे तो इधर अगर मैं उसमें एडिट करता हूँ तो उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। दोबारा मैं 150 किया, इंटर मारा, तो वापस वो देखो सॉरी 15 हो गया था, तो बिल्कुल चांसलर का इमेज छोटा सा हो गया क्योंकि उसका साइज अब 15 हो गया है, मैंने गलती से इंटर प्रेस कर दिया था 15 पे बाद, ठीक है। दोबारा अगर इसको इंस्पेक्ट करो, ये देखिए 15 हो गया था, ये जीरो का वो चला गया था उसमें। दोबारा मैंने इसको वापस कन्वर्ट किया, क्लोज लेके आया, दोबारा मैंने 150 किया, दोबारा किया 150 अप्रोप्रिएट होकर उसका साइज आ गया, ठीक है। तो बेसिकली एक इमेज को डिस्प्ले कराना, फिर इमेज के ऊपर डेकोरेशन करना, ये आप सारा इमेज के टैग के अंदर करते हैं, ठीक है। ये इमेज की उसके अंदर ये जैसे उसकी विड्थ डिफाइन कर ली, फिर ये एक क्लास, उसके अंदर एक क्लास डिफाइन की है जिसमें इमेज थंबनेल टेक्स्ट रैप, ठीक है। बेसिकली इस इमेज के साथ जो टेक्स्ट यूज किया गया है ना, ये सारा, ठीक है, इस टेक्स्ट को बेसिकली एक डेकोरेशन देने के लिए
उन्होंने इसके अंदर एक स्पेसिफिक क्लास हुई, ठीक है। तो ये डिकोड करने के लिए, टेक्स्ट डिकोड, इमेज डिकोड करने के लिए ये चीजें, तो मार्कअप लैंग्वेज आपको समझ आ गई कि कैसे कोई कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए जो कोडिंग यूज होती है, बेसिकली उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। वेब क्लाइंट ब्राउजर, बेसिकली ब्राउजर का काम होता है कि वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर्स, आपके बिहाफ पे एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो जनरेट कर रहा होता है वो आपका ब्राउजर होता है, ठीक है। बेसिकली वो क्या करता है, वो रिफॉर्मेट द यूआरएल एंटरिंग एज अ वैलिड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। वो सबसे पहले ये करता है कि आप जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, आप समटाइम ये डाल देते हैं www.aioU.edu.pk। आप अगर सिंपल इतना ब्राउजर के अंदर इंटर करेंगे ना, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसके स्टार्ट पे HTTPS भी ऑटोमेटिकली लगाएगा, और एट दी एंड जो भी चीज उसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, स्लैशेस होंगी, वो ऑटोमेटिकली वो खुद उसको यूआरएल को अरेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्राउजर के अंदर ये फंक्शनैलिटी डाली गई है कि जैसे कोई www के साथ कोई आप एड्रेस इंटर होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपने उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर लेना, ठीक है। बेसिकली HTTPS स्टार्ट में वो एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, वो लगाना होता है कि कोई डाटा जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, ये रिक्वेस्ट बीच में कोई डिकोड ना कर ले, इसके बीच में जो डाटा आ जा रहा है ये ना पता चले कि ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है। और उस चीज के प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली HTTPS एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है जो इंक्रिप्टेड करके वो रिक्वेस्ट लेके जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यूआरएल या वेबसाइट एड्रेस को जो फॉर्मेट करने का काम होता है ना, वो ब्राउजर का काम होता है कि उससे एग्जैक्ट फॉर्मेट में लेके आना, ठीक है। उसके बाद यूज डीएनएस टू कन्वर्ट सर्वर होस्ट नेम इनटू एप्रोप्रिएट आईपी एड्रेस। जो ये उसके बाद HTTP है वो लेके जाती है वो डीएनएस सर्वर के पास, जहाँ पे ये जो वेब एड्रेस है वो एग्जैक्ट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। और एस्टेब्लिश अ टीसीपी कनेक्शन यूजिंग द आईपी एड्रेस, जो बेसिकली उस आईपी एड्रेस को यूज करते हुए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, आपका जो कंप्यूटर का ब्राउजर है ना, उसके बीच में और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद सेंड HTTP रिक्वेस्ट ओवर द कनेक्शन एंड वेट फॉर द सर्वर्स टू रिस्पॉन्स। वो रिक्वेस्ट एग्जैक्ट सर्वर तक पहुंच जाती है और आप यूजर बैठे वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है सारा कुछ और सब कुछ वैलिड हो जाता है, तो वेबसाइट वहां से सर्वर आपको उसके रिस्पॉन्स में वेबसाइट पेज आपके उस कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर देता है या वापस रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है। और बेसिकली टीसीपी इस पूरे कंट्रोल को लुक आफ्टर कर रहा होता है, ठीक है। सेंड एच और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट कंटेन्ड इन द रिस्पॉन्स। और ब्राउजर का काम ये होता है कि वो जिस मर्जी रिगार्डलेस लैंग्वेज, जो मर्जी लैंग्वेज हो ना, उस लैंग्वेज के जो भी कंटेंट होंगे, लैंग्वेज टैग्स बैकएंड पे रखने हैं, और उसके जो टैग्स सॉरी बैकएंड पे, और वो जो टैग जिस चीज के लिए, जिस कंटेंट को यूज कर दिखाने के लिए जो यूज होता है ना, वो जो कंटेंट होता है उसको यूजर को दिखा देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो इमेज डिस्प्ले करने के टैग होते हैं ना, वो ब्राउजर बैकएंड पे रख लेता है। जैसे मैं अभी इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं आपको बैकएंड दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो कंटेंट होते हैं वो फ्रंट एंड पे व्यू करवा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये वेब पेज कितना मतलब के अरेंज्ड है, सब ठीक है, हर चीज आपको क्लियर है। ये टेक्स्ट है, ये मैसेज हेडिंग होगी, ये पिक्चर होगी, ये आगे टेक्स्ट हो गया, ये आगे नाम हो गया, ठीक है, हर चीज क्लियर है। अब अगर इसी के इंस्पेक्ट करें ना, तो इसके बैक एंड पे जो ब्राउजर के पास होती है ना चीज, ब्राउजर के पास ये चीज आती है, ये विंडो देखें, ये इस पूरे जो वेब पेज है ना, यहाँ से लेके कंट्रोल है, यहाँ स्टार्ट डॉक्यूमेंट टाइप HTTPL, ठीक है, यहाँ से लेके बेसिकली उसका बैक एंड यहाँ तक है, ये यहाँ तक कंप्लीट इसका बैक एंड है, ठीक है। अब अगर इसका फ्रंट एंड देखे तो मैं आप इसका वो उसका फ्रंट एंड था, अब देख ले ये उसका बैक एंड है, ठीक है। ये जिस बेसिकली जो बैक एंड है ना, ये सारी चीजें, ये बैक एंड पे बैठा हुआ एक डेवलपर, उसने ये चीजें सारी डेवलप की है, ठीक है। उसने ये सारी कोडिंग लिखी है, सारी अरेंज की है। और जो जो चीजें फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवानी है, फॉर एग्जांपल इसके एक ऊपर एक हेडर होता है, उसके अंदर मेटा डाटा कि उसकी जो वेबसाइट की जो हेडिंग है, वो ये टाइटल इस वेबसाइट का ये होना चाहिए कि AIOU, ठीक है। अब मैं टाइटल आपको कहाँ विजिबल और होगा, ठीक है। इसको सारे ब्राउजर पे जाए तो होम पे जाए ना, तो बेसिकली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये उस पेज का टाइटल है, ठीक है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली टाइटल हर चीज वो यहाँ पे, ये उसका बैकएंड होता है, और जो आपको विजिबल आ रहा है वो सारा उसका फ्रंट एंड। बैकएंड काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसके लिए हाईली एफिशिएंट वो हायर किए जाते हैं, सो ये क्या नाम है, डेवलपर, और डेवलपर ये चीजें डेवलप करते हैं, ठीक है। ये उसमें डिव यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिक पोर्शन डिवाइड करने के लिए डिव यूज किए जाते हैं, कि वेबसाइट के डिफरेंट पोर्शन होते हैं ना,
फॉर एग्जांपल जिस जगह पे इमेज और टेक्स्ट विजिबल हो रहा है वो एक एक डिवीजन होगी, ठीक है। फिर जिसके ऊपर टॉप मेन्यू विजिबल हो रहा है वो एक और डिवीजन होगी, डिवीजन को शार्ट में डिव कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर चीजें डिस्प्ले है। इमेज के जो सेक्शन है ना उनको डिवाइड करने के लिए बेसिकली डिव यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर ये डिफरेंट टाइप की वो चीजें यूज की जाती हैं, ये तमाम ये जो बैक एंड पे उसके बेसिकली वो उसके बटन्स हैं वो सब कुछ आ गया है, ये चीजें तमाम ये बैक एंड है। अब देखिए ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये पीएचडी इकबाल स्टडीज, पीएचडी उर्दू, ये बेसिकली कोई एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और उसकी ये सारी बेसिकली जो जितने भी ऑप्शंस है ना उसका ये बैक एंड है। आपको तो सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो चीजें विजिबल हो जाती हैं, ठीक है। बट उसके बैक एंड पे जो डेवलपर है ना उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को बनाने के लिए ना उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कोडिंग यूज की है, ठीक है। सबसे पहले उसने कोडिंग जो ये यूज की है ना वो यूएल क्लास ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये यूएल बेसिकली ड्रॉप डाउन के लिए यूज किया जाता है यूएल। और उसके अलावा फिर उसके अंदर मल्टीपल आगे उसके वो पार्ट्स जितने भी ऑप्शन बनानी है ड्रॉप डाउन के अंदर जितने बटन बनाने हैं तो वो सारे वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल ड्रॉप डाउन मल्टीपल चीजें लगी हुई हैं, हर चीज का एक अपना है, ठीक है। और ये उसके ये बेसिकली जो ये सामने फ्रंट एंड पे वो जो नाम विजिबल हो रहा है ना चांसलर का, वो बेसिकली वाइस चांसलर, उसके बैक एंड पे देखो ये स्ट्रॉन्ग करके मतलब इसको स्ट्रॉन्ग का ये जो टैग यूज हुआ है ना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब करने का ये होता है कि इस स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में जो टेक्स्ट आ रहा है ना उसको बोल्ड करना है, ठीक है। अब ये देखो प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल क्यूम, ठीक है। इस टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग का वो बेसिकली टैग यूज किया गया, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड पे जाए ना वाइस चांसलर के, ठीक है, बाकी चीजें नॉर्मल रनिंग में है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बोल्ड हुआ है, टेक्स्ट साइज सब कुछ इसके बराबर है बट ये बोल्ड हुआ, ठीक है। एक ये चीज, एक ये इसके ऊपर यूज हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और इस सेक्शन को इन्होंने सेपरेट डिवाइड किया हुआ, इतना देखेंगे ना एक डिवीजन और ये टेक्स्ट लाइन राइट, मतलब इस एक पोर्शन है और उसके अंदर जो टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट राइट लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पे एक पोर्शन एंड हो गया, यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, ठीक। उसके नीचे उसने नया डिव इंसर्ट किया है और उसके राइट लाइन पे उसके डिव की एक कंडीशन लगा दी है कि इसके अंदर आप कुछ भी लिख देंगे ना वो राइट लाइन होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी डिव को अगर मैं एडिट करूं, इंस्पेक्ट पे जाऊं, ये एडिट एज ए HTML, ठीक है। अगर इसी डिव को मैं एडिट करूँ ना ये राइट लगा होता है ना, अब इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ये, और मैं इंटर मारता हूँ, होप सो फ्रंट पे शायद ये देखो मैंने सिर्फ वो डिव के अंदर वो चीज लगाई है कि वो जो टेक्स्ट अलाइन राइट है ना वो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो जाए, ठीक है। अब ये बेसिकली डिव वो सारा इतना है, वो डिव ये इतना है। अब अगर इसी का फिर बैक एंड पे अगर जाए ना इसी के तो बेसिकली वो ये वाली डिवीजन है, ठीक है, ये वाली डिवीजन, ठीक। एक ये उन्होंने एक एम्प्टी डिवीजन भी रखी हुई है ऊपर, ये वाला, ये इस डिवीजन पे क्लिक करें ना तो वो पोर्शन साथ हाईलाइट हो रहा है। क्या वो ब्लू कलर का पोर्शन विजिबल हो रहा है? सबसे मैं स्लाइड समटाइम मैं खुद हाइड कर लेता हूं, मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है इसलिए आप स्लाइड नहीं शो हो रही हूँ। अभी ये आपको वेब पेजेस शो हो रहे हैं सबको, इधर में ये वेबसाइट के वो बैक एंड पे कम लिखा हुआ ना तो इस वजह से। तो मैं बस वैसे ही आपके इसके वो टैग डिवीजन का बता रहा था कि एक टैग होता है डिवीजन, जैसे डिवीजन होता है कि एक पूरा पाकिस्तान है ना उसमें पाकिस्तान की इजी अरेंजमेंट के लिए उसको छोटे फॉर एग्जांपल एक सूबा पंजाब है, ठीक है, उस पंजाब पूरे सूबा तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है ना, उसके इंतजामी अमूर की मैनेजमेंट के लिए छोटे डिवीजन में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। हर डिवीजन मतलब सेक्शन में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जांपल एक लाहौर डिवीजन है, एक रावलपिंडी डिवीजन है, एक फैसलाबाद डिवीजन है, एक मुल्तान डिवीजन है, ठीक है। अपने इजी मैनेज पूरे पंजाब के इजी मैनेजमेंट के लिए ना छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो इसी तरह वेबसाइट को भी छोटे छोटे डिवीजन में बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है, हर डिवीजन में एक चीज डिस्प्ले करने के लिए, हर डिवीजन में दूसरी चीज डिस्प्ले करने के लिए। तो ये बेसिकली इस तरह है। मैं ये बैक एंड अब इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि आप कंटिन्यू आगे करें। अच्छा, और उसके अलावा जो बेसिकली HTTP काम करती है ना, डॉक्यूमेंट कंटेन्स, जो डॉक्यूमेंट है उनको डिस्प्ले करवाता है जो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट अ प्लेन, सबसे पहले तो HTTP का ये काम है कि डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करवाना। फॉर एग्जांपल आप अक्सर देखते होंगे वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ फॉर एग्जांपल आपने हैंडआउट्स व्यू करने होते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो हैंडआउट की पूरा जो PDF फॉर्मेट है साइड पे ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्लेन डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ब्राउजर क्या होता है उसको प्लेन डॉक्यूमेंट को एज इट डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। बट जो वेबसाइट होती है वो प्लेन डॉक्यूमेंट नहीं होती, वो इनकोडेड पेज होता है। उस पेज के ऊपर प्लेन कुछ टेक्स्ट होते हैं जो
यूजर को डिस्प्ले करवाने होते हैं, ठीक है। तो HTML बेसिकली वो ये करता है, इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट अ प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बट इंस्टेड इज रिटन इन द HTML, कोई कोडिंग में लिखा लिखा हुआ, ठीक है। दिस इन्वॉल्व रेंडरिंग द डॉक्यूमेंट पोजीशन टेक्स्ट ग्राफिक्स क्रिएटिंग टेबल बॉर्डर यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉन्ट्स etc। बेसिकली उसके ऊपर जो जो डेकोरेशन लगी होती है ना, उस डेकोरेशन के साथ ही वो इमेजेस और वो जो टेक्स्ट और वो जो चीज होती है ना, वो यूजर को डिस्प्ले करवा दे। उसके बाद वेबसाइट सर्वर है। अ वेब सर्वर इज अ सर्वर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेडिकेटेड टू रनिंग दिस सॉफ्टवेयर दैट कैन satisfy client request on the world wide web. A web server can in general contain one or more website. बेसिकली वेब सर्वर जो होता है ना, वो एक सुपर कंप्यूटर टाइप होता है, ठीक है। वो नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है। वो पावरफुल ज्यादा इसलिए होता है कि उसके ऊपर एट टाइम हजारों लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है जिसको उसने एंटरटेन करना होता है, ठीक है। तो उस एंटरटेनमेंट के लिए वो जाहिर सी बात उसको प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा चाहिए, तो इसलिए जो वेब सर्वर होते हैं वो भी कंप्यूटर है, बट थोड़ी हैवी स्पेसिफिकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल उनके अंदर मिनिमम यूज की होगी। फॉर एग्जांपल आप के जो लैपटॉप है नॉर्मल आप जो घरों में यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर 4 GB, किसी के अंदर 2 GB, किसी के अंदर 8 GB, किसी के अंदर 16 GB रैम लगी होगी मैक्सिमम ना। तो जो सर्वर होता है इसके अंदर अक्सर जगह पे, मतलब फॉर एग्जांपल ये ओपन की अगर लगा ले तो ना करते इनमें 256 GB सिर्फ रैम होती है। हार्ड ड्राइव को तो आप भूल जाइए कि कितने टीबी होगी, सिर्फ रैम 256 GB होगी, ठीक है। 256 GB होगी, 128 GB होगी, डिपेंड करता है कितनी के पे। 512 GB भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना हैवी सर्वर लगा हुआ है, कि उसके ऊपर कितनी हैवी एप्लीकेशन ने चलना है। तो जितनी हैवी एप्लीकेशन चलेगी उतने ही हैवी टाइप पीछे सर्वर सॉफ्टवेयर सर्वर लगाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो बेसिकली जो वेब सर्वर होता है उसका काम ये होता है कि वो जी बिल्कुल जो डेकोरेशन होती है वो CSS कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट भी कहते हैं। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू डेकोरेशन होती है वेबसाइट। जो कलरिंग है या और कोई इफेक्ट है या इस तरह की चीजें ना, तो ये CSS के थ्रू होता है। कैस्केडिंग शीट आई थिंक स्टाइल शीट। तो जो मेन फंक्शन होते हैं ना वेब सर्वर के होते हैं, होस्ट द वेब पेजेस एंड मेक इट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। इसका जो मेन काम होता है ना वेबसाइट को होस्ट करना, मतलब अपने ऊपर क्या नाम है, अपनी ड्राइव के अंदर पेस्ट करना उसके, ठीक है। और फिर उसको अवेलेबल करना कि दुनिया में किस कोई भी अगर उसको एक्सेस करे ना, तो वो उसका रिक्वायर्ड पेज उसको डिस्प्ले करवाना। एक तो इसकी मेन फंक्शनलिटी ये होगी, बस, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है वो सर्वर वेट फॉर कनेक्ट रिक्वेस्ट वेब पेजेस। वो सर्वर बेसिकली वेट करता है कि जो नेक्स्ट जो पेज वहां पे चला गया है वो एग्जैक्ट वहां तक पहुंच गया है, ठीक है। व्हेन अ कनेक्शन रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड द सर्वर क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस टू हैंडल दिस कनेक्शन। वो जितने भी उसके रिक्वेस्टें रिसीव होगी ना, वो हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया सेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक स्टूडेंट उसे रिक्वेस्ट भेजी तो उसके लिए वो एक सेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा रिक्वेस्ट स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी वेब पेज ओपन के लिए, उसको सेपरेट सेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर वो एट टाइम 20,000 स्टूडेंट उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, एट टाइम 20,000 वो सेशन क्रिएट करके सबको इंटरटेन करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप 20,000 सेशन हैंडल करने के लिए भी सर्वर को एक अच्छी खासी प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रैम और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोसेसर लगाया जाता है, और उसका मदरबोर्ड भी एडवांस लगाया जाता है, ताकि वो इस लेवल की चीजें वो इंटरटेन कर सके, ठीक है, इतनी रिक्वेस्टों को कर सके। तो सम टाइम कोई सर्वर या कोई जो वेबसाइट डाउन होती है ना, तो वो इसी वजह से ही होती है कि फॉर एग्जांपल उसकी कैपेसिटी है 20,000 रिक्वेस्ट एट अ टाइम रिस्पॉन्ड करने की, ठीक है। बट एकदम उसके ऊपर रिक्वेस्टें 1 लाख आ गई हैं, ठीक है। वो रिक्वेस्टें सम टाइम तो रिक्वेस्ट वो रिसीव ही नहीं करेगा। वो जब आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट घूमता रहेगा और एट द एंड वो कनेक्शन फेल हो जाएगा। तो उसका बिजी सर्वर एक्चुअली बिजी हो जाता है, तो वो किसी और की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर रहा होता, इसलिए कहते हैं कि वेबसाइट डाउन होगी। तो एक्चुअली बेसिकली सर्वर बिजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो सेशन हैंडल करता है हर यूजर के लिए एक नया सेशन। द न्यू प्रोसेस एस्टैब्लिश द टीसीपी कनेक्शन एंड वेट फॉर एचटीटीपी रिक्वेस्ट। वो जो उस कनेक्शन वो जो बन जाता है ना टीसीपी, ठीक है, उस कनेक्शन के बीच में वेट करता है कि इस कनेक्शन के थ्रू क्या क्या रिक्वेस्ट मुझे आती है, ठीक है। फिर उनको एंटरटेन करता रहता है। द न्यू प्रोसेस इन्वोक द सॉफ्टवेयर दैट मैप द रिक्वेस्ट यूआरएल सोर्सेज ऑन द सर्वर, ठीक है। इसके अलावा इफ द सोर्सेज इज अ फाइल क्रिएट अ एचटीटीपी रिस्पांस दैट कंटेन द फाइल इन द बॉडी ऑफ द रिस्पांस मैसेज, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट ये एक वेब पेज की आई है तो वो बेसिकली रिस्पांस में एक वेब पेज उसको भेज देगा। अगर रिक्वेस्ट किसी एक हैंड आउट फाइल की आई है, प्लेन फाइल की आई है, इमेज की आई है, उसको बेसिकली वो इमेज फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। इफ द रिसोर्स इज अ प्रोग्राम रन द प्रोग्राम एंड रिटर्न द आउटपुट। अगर कोई वो रिसोर्स एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन, जैसे आप अभी वेबसाइट पे गूगल पे लिखे तो कोई कितनी ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने ऑनलाइन कैलकुलेटर की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आप उसके अंदर इनपुट करते हैं,
इनपुट उधर लेके जाता है, वो एक उसके ऊपर एक सर्वर, वो सॉफ्टवेयर रन होता है, उसके बदले में आपको आउटपुट दे देता है। तो जो भी चीज आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इस सर्वर का काम होता है कि उसने रिस्पॉन्ड करना। उसके बाद एक अहम सॉफ्टवेयर होता है, इसके ऊपर IaaS कहते हैं इसको, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली हर विंडो के अंदर बिल्ट इन आता है। जैसे आप अगर विंडो 10 यूज कर रहे होंगे ना, तो एक तो सामने फीचर जो विजिबल होते हैं ना, तो अगर आप अनइंस्टॉल, जहाँ पे आप प्रोग्राम अनइंस्टॉल करते हैं ना, वहां पे देखे ना, तो अनेबल फीचर या अनेबल एडवांस फीचर के नाम से एक ऑप्शन होती है। ठीक है, उस फीचर्स में आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल फीचर आ जाएंगे जो डिसेबल होते हैं। अगर उस फीचर्स में देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर होता है IaaS। ठीक है, वो IaaS बेसिकली हर विंडो के अंदर वो सॉफ्टवेयर बिल्ट इन आता है। उस IaaS का काम ये होता है कि उस IaaS के ऊपर वेबसाइट कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है, वो जो बेसिकली आपका जो वो सॉफ्टवेयर, वो जो सॉरी आप फोल्डर होता है ना वेबसाइट का पूरा, वो जो डॉक्यूमेंट्स कंटेन होते हैं, पूरा एक फोल्डर बना होता है उस वेबसाइट का, एक सिंगल फोल्डर। ठीक है, बेसिकली उस फोल्डर जो है ना, वो इस इंटरनेट IaaS के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। इस IaaS का काम होता है कि जितनी भी रिक्वेस्टें आनी है, जो चीज भेजनी है, जो चीज नहीं भेजनी, जो जो भी रिक्वेस्टें हैंडल करनी होती है ना, वो इस सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है, IaaS इज अ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन फॉर अ विंडोज सर्वर, इट इज यूज्ड for hosting website and other content on the web. Okay. Microsoft Internet Information Services provide a graphical user interface GUI for managing website and the associate user. ये basically एक GUI टाइप, GUI बेसिकली ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी इसको कहते हैं। वो ये होता है कि जैसे आप वेबसाइट कंप्यूटर को यूज करने के लिए विंडो यूज करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर है आप स्टार्ट का बटन क्लिक करना है तो उसकी ऑप्शन आ जाती है, जिस पीसी पे क्लिक करें तो उसका अंदर आके ड्राइव्स ओपन हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जिससे मोबाइल के अंदर मोबाइल का सॉफ्टवेयर, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी तरह इस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका एक अपना यूजर क्या नाम है इंटरफेस, एक इंटरफेस होता है। ठीक है, उसके थ्रू आप उस वेबसाइट पेजेस, वेबसाइट का नाम रखना, और फिर उसके बाद उसके क्या नाम है IP असाइन करना कि ये किस IP के थ्रू एक्सेस होगी, और उसके बाद फिर क्या नाम है कि ये वेबसाइट के बैकएंड पे कौन सा फोल्डर के इसको पेजेस अनेबल होंगे, कौन से फोल्डर्स को ये एक्सेस है इस वेबसाइट को। ठीक है, तो ये चीजें अब फर्ज ये जो ओपन यूनिवर्सिटी का ये जो सर्वर है ना, इस सर्वर के ऊपर सिर्फ ये वेबसाइट LMS, ये वेबसाइट नहीं पड़ी होगी, उसके ऊपर और भी उनकी क्या पता कितने वेबसाइटें पड़ी हो। ठीक है, बट ये कि वो आपको विजिबल नहीं है, आपको एक्सेसिबल नहीं है। वो नहीं है इसलिए कि ये जो IaaS है ना, ये बेसिकली ये चीज मेक श्योर करता है कि जो वेबसाइट विजिबल किसी को हो रही है ना, उसके बैकएंड के सिर्फ उसी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट ही विजिबल हो, किसी और फोल्डर जो आपको ऑथराइज नहीं है उसकी विजिबिलिटी आपको कभी भी ये IaaS नहीं। बेसिकली हर एक ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट का होता है। फिर एक लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेब। बेसिकली दो टाइप की वेबसाइट होती हैं, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक website are the ones that are fixed and display the same content for the every user, written exclusively in HTML, PHP etc. और मतलब इसमें एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट होती है जैसे क्या नाम, ओपन यूनिवर्सिटी की फ्रंट एंड वेबसाइट है। ठीक है, आप उसके ऊपर जितने भी पेजेस ओपन दिए हुए ना, वो जितने भी स्टूडेंट ओपन करेंगे ना, सबको सेम पेज विजिट। फॉर एग्जांपल मैंने वो VC का पेज ओपन किया, तो सबको जो भी ये वेबसाइट एक्सेस करेगा वो सेम पेज सबके पास विजिबल होगा। वो बेसिकली इसके स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, सेम पेज सबको विजिबल होना, कोई चेंजेबल नहीं है कि हर यूजर के साथ सबकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके अपोजिट एक और होती है डायनामिक वेबसाइट। अ डायनामिक वेबसाइट ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट एंड प्रोवाइड यूजर इंटरेक्शन बाय मेकिंग यूज ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस इन द एडिशन टू HTML, PHP। और ये मुख्तलिफ वो इन वेबसाइट के साथ डेटाबेस भी यूज किया जाता है डायनेमिक। और उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप जब LMS आप एक्सेस करते हैं, ठीक है, आप यूजर नेम पासवर्ड जब डालते हैं ना, तो उसके अंदर जैसे ही वो आपको ऑथेंटिकेट कर देते हैं ना, के बाद जो पेज ओपन होता है ना, उसके ऊपर आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब दूसरा यूजर ओपन करेगा तो उसके ऊपर आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन वेरी करती है यूजर टू यूजर। इसका मतलब ये हो गया कि सेम वेब है बट उसके ऊपर डाटा चेंज हो रहा है हर यूजर के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इसका चेंजिंग इन्वायरमेंट है ना, वो इसको डायनामिक वेबसाइट बना देता है। ठीक है, और जो दूसरी वेबसाइट है क्योंकि उसके ऊपर लॉगिन वाला सीन नहीं है, वो तो सिंपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ताकि सब स्टूडेंट को विजिबल हो जाए, तो वहां पे वो चीज लगा दी जाती है, फिक्स इंफॉर्मेशन है।
वो चेंज नहीं हो रही थी, जो भी यूजर ओपन करेगा सबको सेम मिलेगी, इसलिए वो स्टैटिक फिक्स वेबसाइट होती है। ठीक, तो ये बेसिकली दो वेबसाइट होती है, दो टाइप की वेबसाइट। ये कुछ मार्कअप लैंग्वेज के मैं आपको बेसिक टैग वो थोड़े से हैं, मेन इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। हाइपर मार्कअप लैंग्वेज HTML बेसिकली सबसे बेसिक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, जो ये स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है या स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, वो HTML है। ठीक है, HTML इवन के आप घर बैठे बना सकते हैं, कहीं भी ओपन कर सकते हैं। ये सबसे इजी टू मैनेज है, सबसे मतलब इजी टू क्रिएट कंटेंट है, इसके टैग्स इजी है और मतलब ये काफी यूजर फ्रेंडली है। तो HTML मोस्ट वाइडली यूज की जाती है वेबसाइट बनाने में। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट। हाइपर मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर। ठीक है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट डिजाइन करके वेब ब्राउजर के अंदर जो कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। ये इसकी ये एक सिंपल सा वेब पेज बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और इस वेब पेज के ऊपर जो ये वेब पेज बना हुआ है ना, ये बेसिकली एक कंप्लीट डिस्प्लेइंग पेज बना हुआ है। ठीक है, ये HTML में लिखा हुआ एक वेब पेज कंप्लीट, इसकी ये कोडिंग है। फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर अगर मैं ये क्लिक करूं, ठीक है, मैं जाता हूं, ये पूरा वेब पेज डाउनलोड करता हूं, यहाँ पे एक मैं HTML क्रिएट करता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ इंडेक्स और एट द एंड मैं .text की जगह कर देता हूँ। चूंकि मैं ये HTML वेबसाइट बना रहा हूँ, इसलिए मुझे HTML की एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये बन गया, ये एक HTML पेज बन गया। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ, सॉरी, ओपन विद मैं अगेन नोटबुक करता हूँ, तो ये बेसिकली एम्प्टी है। ठीक है, ये मैं पूरा उसकी कोडिंग डाली थी HTML की, ये पूरी मैंने यहाँ के इसके अंदर पेस्ट की। ठीक है, तो सॉरी मैं कंट्रोल इसी को, इस पेज को मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर में। आप ब्राउजर में ओपन किया, ये देखो बिल्कुल सिर्फ पेज का उसका नाम आ रहा है, बिल्कुल पेज खाली है। ठीक, कोई चीज डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं अगर फॉर एग्जांपल वो कोडिंग डिस्प्ले पेस्ट कर दूं ना, वो कोडिंग पेस्ट कर, ये फॉर्मेट बाद में आपको इसका सारा। ठीक है, वो जो देखे वो जो कोडिंग सिंपल उसके अंदर चीजें है ना, फॉर एग्जांपल पेज टाइटल है। ठीक है, वो चीजें हैं, ये सारी चीजें वहां पे अंदर। ये बॉडी में आपको, ठीक है, बॉडी बेसिकली वो होती है वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिसके अंदर ये मेन कंटेंट जो आपको विजिबल होते हैं ना, वो डिस्प्ले करवाए जाते हैं। ठीक है, ये बॉडी इसकी कहलाती है। अब देखिए, एक बॉडी एक के अंदर दो चीजें डिस्प्ले करवाई गई है। ठीक है, एक चीज ये डिस्प्ले करवाएगी है, दिस इज हेडिंग, और एक चीज ये नीचे डिस्प्ले करवाएगी है, ये दो चीजें। एक टैग यूज हुआ है H1, दिस इज हेडिंग, और एक टैग हुआ है P पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वेब पेज में ओपन करें तो देखें एक बड़ा है, एक छोटा है, एक वो क्या नाम है बोल्ड है, एक बोल्ड नहीं है, क्योंकि हेडिंग बोल्ड होती है। तो इसलिए ये सिंपल एक वेब पेज HTML का एक सिंपल मोस्ट सिंपल वेब पेज है। ठीक है, तो इस तरह अगर इसी में आपको CSS आती है स्टाइल शीट लगाना, इसी में अगर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर इसका ब्लैक आ रहा है, आप इसको कलर रेड कर दें। आपका कलर इसका और कोई ग्रीन करना चाहे, जो भी करना चाहे, साइज बड़ा छोटा करना चाहे, तो ये सारा बेसिकली डिस्प्ले ये होता है। उसके बाद सारी जो मेन काम होता है ना, वो स्टाइल शीट। आपको जितनी अच्छी आपको ग्राफिक्स आपकी ग्रिप है स्टाइल शीट की, आप उतनी अच्छी और इंटरेक्टिव बेसिकली आप वेबसाइट क्रिएट। ठीक है, ये मैं आपको एक सिंपल HTML वेब पेज का आपको कोडिंग दिखाई थी, मैं इसको बहुत, ये मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट में ना ये टैग्स वगैरह मैं आप लोगों से भी करवाऊंगा। बेसिकली IIS जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हर विंडो के अंदर बिल्ट इन है। जितने भी बेशक विंडोज सर्वर है, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, जितने ये इस विंडो का एक फीचर है, ये बाय डिफॉल्ट ये फीचर डिसेबल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फीचर अनेबल नहीं होता। आपको जिसने एक कंप्यूटर को जो विंडो 10 में एक वेब सर्वर में कन्वर्ट करना है ना, उससे सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि IIS जाके अनेबल करना पड़ेगा, फीचर उसका अनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जाके उसके अंदर वेबसाइट वो हो। ये बेसिकली आगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने उसका पेज बना दिया। ये HTML के टैग्स होती है। ठीक है, टैग्स बेसिकली यूज किए जाते हैं कि कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, अगर आपने वेब के सामने एक इमेज डिस्प्ले करवाना ना, तो उसका एक अपना टैग है। ठीक है, अगर आपने हेडिंग डिस्प्ले करवानी तो उसका अपना टैग है। अगर आपने टैग बेसिकली कोड का फॉर्मेट है। ठीक है, अगर आपने पैराग्राफ शो करवाना है, उसका अपना टैग है। ठीक है, आपने अगर वीडियो डिस्प्ले करवानी है, उसका अपना टैग है। आपने जो भी चीज डिस्प्ले करवानी है ना, वो हर चीज को डिस्प्ले कराने के लिए एक एक टैग यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप है बेसिकली HTML डिफाइन कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट, ये HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है। हर टैग के एक स्टार्टिंग एंड पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। हर टैग जो भी टैग स्टार्ट होता है उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, और उसके बीच में जो चीज लिखी होगी ना, वो ब्राउजर उसको वैसे डिस्प्ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल ये है कि ये टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल का ये स्टार्टिंग टैग है। ठीक है, और
फिर उसका एक एंडिंग टैग होगा। ये बॉडी है, ये वेब की जो पूरी बॉडी होती है, जो चीजें जहाँ पे डिस्प्ले होती है, ठीक है, ये बॉडी का स्टार्ट टैग है, उसी का एक बॉडी का एंड टैग भी होगा। बहरहाल ये बॉडी का स्टार्ट टैग, इधर जो भी ये चीजें शो हुई है ना, ये सारी स्टार्ट टैग है, ठीक है। इसी तरह इस टैग को क्लोज करने के लिए भी एक इसका दूसरा पार्ट होता है, उसको एंड टैग कहते हैं, ठीक है। वो मैं फॉर एग्जांपल इसी में ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जब मैंने हर एक के मैंने स्टार्ट टैग और एंड वाले टैग नहीं डाला, ठीक है, मैं सिर्फ हेडिंग का और उसका डाल दिया पैराग्राफ का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट जो बनी होती है ना, तो आपको इसमें एक आपका वो जो मेन चीज़ है ना, आपकी मतलब कि वेब लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, वेब कैसे डेवलप होती है, उस टॉपिक से रिलेटेड कवर करने के लिए ना बेसिकली मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली बता दूंगा कि यार ये वेबसाइट इतनी मतलब कि वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। वो मतलब ये कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कैसे वेबसाइट बनती है, ठीक है, कैसे इसमें टैग डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चला भी रहा हो ना अपनी वेबसाइट, अगर एक इमेज चेंज करना है वेबसाइट के, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, का वेबसाइट के ऊपर एक इमेज चेंज, ठीक है, इसलिए आपको प्रोफेशनल वेब डेवलपर रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीजें करने के लिए आपको थोड़ी एलओआई इसके बारे में होनी चाहिए, वेब के बारे में। तो वो बेसिकली मैं बेसिक टच ही दूंगा, मैं आपको प्रोफेशनल प्रोग्रामर नहीं बना सकता, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि यार ये वेब ऐसी है।